This is Sayyid Mohammad Hassan coming with a new topic. The name of the topic is Human Resource Development. So we can start our topic by moving to the next slide. The first slide is about definition of Human Resource Development. Human Resource Development basically एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी है जिसका मकसद अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना है, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, उनकी स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज़ को डेवलप करना है जिससे वो करंट और फ्यूचर जॉब डिमांड्स को मीट कर सकें. It starts from a systematic and planned activities which can rotate in different mediums and provide the necessary skills and knowledge and abilities to the employees of the organization. So now we move to the next slide, which is emergence of human resource development. Emergence means any new thing, any new invention or innovation you can bring into the market. So it enlists some points. The first point is जो technological changes हैं उन्होंने डिमांड्स को, जो स्किल्स की थी, जो कि डिफरेंट एटीट्यूड्स थे, जो डिफरेंट एबिलिटीज़ और नॉलेज चाहिए थी एम्प्लॉयज़ में, वो बिल्कुल बदल के रख दी है. अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, तो उस हवाले से नए स्किल्स और नए एटीट्यूड्स, नई एबिलिटीज़ अपने एम्प्लॉयज़ में इनकलकेट करना, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सेकेंड इज़ एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग चाहिए होती है बिल्कुल, बट अब हमें ट्रेनिंग से निकल के, उस ट्रेनिंग क्लासरूम से निकल के हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना पड़ेगा जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा स्किल्ड हो सकें, और ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो सकें, और ज़्यादा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ अपने टास्क को परफॉर्म कर सकें. थर्ड इज़ इनको कोचिंग की ज़रूरत है, यानी कि एक मेंटोर की ज़रूरत है जो कि उनको मॉनिटर करे, उनको इवेल्युएट करे, उनकी मिस्टेक्स उन्हें बताए और उन्हें कहाँ कहाँ इंप्रूव होने की ज़रूरत है वो उन्हें बताए. ग्रुप वर्क की बहुत ज़रूरत है, कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ चाहिए कि आपके अंदर ऐसी स्किल्स हो कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको पता है मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल है. एंड डे टू डे एनी बिजनेस, एनी ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स, एंड इफ यू हैव द कैपेबिलिटी टू सॉल्व देम, सो यू आर काउंट इन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. द फोर्थ वन इज एम्प्लॉय को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है हमें. फिफ्थ वन इज स्ट्रक्चर कैरियर डेवलपमेंट. एम्प्लॉय को डेवलप करने के साथ साथ उसके कैरियर को डेवलप करने की जरूरत है ताकि वो मोटिवेट रहे, डीमोटिवेट ना हो. उसको डेवलपमेंट के साथ साथ उसके कैरियर में उसे प्रोग्रेशन देते रहना, उसके साथ एक परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान शेयर करना कि जिसमें आप उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान सकें और उसके लिए एक अच्छा रूट मैप आप डिजाइन कर सकें कि उसे कहाँ आज से 5 साल बाद वो कहाँ पे होगा. वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. रिलेशनशिप बिटवीन एचआरएम एंड एचआरडी. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, एक पूरा डिपार्टमेंट है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिर्फ एक फंक्शन है उस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. द नेक्स्ट स्लाइड इज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एचआरएम. द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ एचआरएम इन विच द फर्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. सेकंड इज स्टाफिंग. स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आ जाती है. फिर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स हैं, एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशंस हैं, हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, एंड द लास्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. द नेक्स्ट स्लाइड इज सेकेंडरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस. सेकेंडरी यानी कि जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं होते, सेकंड प्रायोरिटी पे होते हैं, जिसके अंदर जो इसमें लिस्ट डाउन हुई चीजें वो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम. देन स्ट्रेटेजिक फंक्शंस. आपकी क्या स्ट्रेटेजी है ये डिपेंड करती है इस पे, बट ये सेकेंडरी इसलिए क्योंकि फर्स्ट यू हैव टू डिजाइन अ डिपार्टमेंट, फर्स्ट यू हैव टू डिजाइन द एम्प्लॉय डेटाबेस. आफ्टर देन you can move to the next level which is strategic. You have to contemplate and ponder on the things that where we have to go, where we want to become. लेकिन ये सेकेंडरी प्रायोरिटीज हैं. पहले आपको अपने आप को, अपनी स्ट्रक्चर को डेवलप करना है, फिर आप स्ट्रेटजीज पे आएंगे. रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, R&D बहुत ज्यादा जरूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो बता सकती है कि हमें अगला स्टेप कैसा लेना चाहिए, कहाँ हमें मूव करना चाहिए. द नेक्स्ट स्लाइड इज HRD फंक्शंस. HRD फंक्शंस कंप्राइज्ड ऑन 3 बेसिक पॉइंट्स. द फर्स्ट वन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, एंड द थर्ड वन इज करियर डेवलपमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, पूरी डिजाइन की है. इट अप्रोक्सीमेटली डिपेंड्स ऑन 30 मिनट्स. आप उसे देख सकते हैं और उससे बहुत ज्यादा आपको अच्छी नई फाइंडिंग्स मिलेंगी. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो न्यू टेक्निक्स आई हैं और प्रोसेस हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है, उससे आप उसको देख के बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा. द सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक फील्ड है जिसके अंदर हम रिसर्च करते हैं, थ्योरीज देखते हैं, आफ्टर देन फिर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं. इसका मकसद ये है कि अपने जो एम्प्लॉयज हैं, जो भी आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स काम कर रहे हैं, उनकी नॉलेज को और उनकी इफेक्टिवनेस को, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए ताकि वो उनकी परफॉर्मेंस को, जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस उनसे एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है, वो अचीव कर सकें, और जो मार्केट में एक डिसरप्टिव चेंज है ऑन डे टू डे बेसिस, उसे वो मैनेज कर सकें.
द सेकंड पैरा इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस डायग्नोसिस, यानी कि मुस्तकिल तौर पर आपको देखते रहना होगा कि किस चीज की कमी, क्या वीकनेसेस हैं आपके बिजनेस में, क्या स्ट्रेंथ्स हैं आपके बिजनेस में, उन स्ट्रेंथ्स को ऑप्टिमाइज करना और उन वीकनेसेस को इंप्रूव करना, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में। एक्शन प्लानिंग, उस हिसाब से एक्शन लेना, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन एंड देन इवेल्युएशन। तो ये तमाम प्रोसेस जो है इनका मकसद वो नॉलेज, वो स्किल्स और वो एबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर करना है जिससे वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, एक डिसरप्टिव चेंज, आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन है, नई से नई चीज आ रही है, टेक्नोलॉजीज, तो उस चेंज को मैनेज करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। द नेक्स्ट स्लाइड इज कैरियर डेवलपमेंट। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल प्रोग्रेस करता चला जाता है मुख्तलिफ चेंजेस के थ्रू, जब तक कि वो हासिल ना कर ले उसकी पर्सनल लेवल ऑफ मैक्सिमम अचीवमेंट। ये आईडीपी में भी आता है। आईडीपी स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान, जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के साथ एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान बनाती है जिसके अंदर वो जानना चाहती है कि वो एम्प्लॉयज कहाँ पे जाना चाहते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इस जॉब से उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या एंटिसिपेशन करते हैं अपने फ्यूचर को लेके। तो इसमें कैरियर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा काउंट करता है। कैरियर डेवलपमेंट में फर्स्ट इज कैरियर प्लानिंग एंड सेकंड इज कैरियर मैनेजमेंट, और ये दोनों इंडिविजुअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान के अंदर आ जाते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज अ फ्रेमवर्क फॉर एचआरडी प्रोसेस। फ्रेमवर्क एक बुनियादी ढांचा जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस का है, जो कि कंप्राइज करता है 4 फेजेस पे। फर्स्ट वन इज नीड असेसमेंट, सेकंड वन इज डिजाइन, थर्ड वन इज इम्प्लीमेंटेशन एंड फोर्थ वन इज इवैल्यूएशन। The next slide depicts about the diagram which can guide you about how the training and development and HRD process starts and where it want to reach. फर्स्ट इज असेसमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, असेसमेंट में हम असेस करते हैं नीड्स को। सबसे पहले जरूरतों को देखते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज को किन चीजों की जरूरत है, किन स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज की जरूरत है जिससे वो इजीली सर्वाइव कर सकें मार्केट में, ऑर्गेनाइजेशन में, और अपनी मैक्सिमम एफर्ट लगा सकें ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में। आफ्टर देन उन नीड्स को असेस करने के बाद आप प्रायोरिटाइज करते हैं कि फर्स्ट पे कौन सी आएगी, सेकंड पे कौन सी आएगी, तो इट डिपेंड्स। सेकंड वन इज डिजाइन। डिजाइन में आप ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, लेसन प्लान डेवलप करते हैं एक्वायर मटेरियल्स के, कौन कौन से मटेरियल चाहिए ट्रेनिंग देने के लिए। ट्रेनिंग की मटेरियल को डिसाइड करने के बाद आप ट्रेनर, लीडर देखते हैं कि कौन सा ट्रेनर इस ट्रेनिंग के लिए सुटेबल है, कि हमें एक्सटर्नली ये ट्रेनिंग कंडक्ट करनी है या इंटरनली ये ट्रेनिंग कंडक्ट करनी है। एंड you also decide that what type of person which is suitable for the training. Select methods, किन methods और techniques के जरिए इस ट्रेनिंग को कंडक्ट किया जाएगा और डिलीवर किया जाएगा। लास्ट में शेड्यूल करते हैं प्रोग्राम और इंटरवेंशन, यानी कि उस ट्रेनिंग का शेड्यूल कितना होगा, वो कितने डेज पे, कितने आवर्स पे कंप्राइज करेगी। इम्प्लीमेंटेशन में आप एग्जीक्यूशन के फेज में आते हैं, वेयर यू कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एंड डिलीवरिंग वॉट एवर यू वॉन्ट प्लान टू डिलीवर। इवेल्युएशन में आप एक इवेल्युएशन क्राइटेरिया डिजाइन करते हैं, देन आप कंडक्ट करते हैं इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम। इवेल्युएशन में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 2 फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि मॉनिटर करना और कंट्रोल करना। सो यू कैन इजिली कंट्रोल ऑल द अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स जो कि आने वाले वक्त में आ सकते हैं, आप उन्हें पहले से कंट्रोल कर लेते हैं। यू कैन से प्रिवेंशन ओवर इंस्पेक्शन आप कर लेते हैं। लास्ट वन इज इंटरप्रेट रिजल्ट्स, और उससे फिर आप रिजल्ट्स हासिल जो करते हैं वो आने वाली ट्रेनिंग में आपको बहुत ज्यादा फायदा करते हैं कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और क्या चीजें करनी चाहिए। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट इफेक्टिव ट्रेनिंग डिजाइन। ये फिगर डिजाइन की गई है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट्स, वो मेंबर्स और वो एम्प्लॉयज जिनको आप ट्रेनिंग देंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को डिजाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहा है मैनेजमेंट साइंसेस का, जिसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च है कि कौन सी ट्रेनिंग किन एम्प्लॉयज़ को किस वक्त पे उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उनकी माइंड सेट के हवाले से जो उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। और द सेकंड वन इज फेल्डर एंड ब्रेंट 1999, इनकी भी कोर्स स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कि जो भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्या गोल्स हैं आपके और ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए। देन इंस्ट्रक्शंस में आप लेक्चर्स दे सकते हैं, लैब्स करवा सकते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग, सब मिलके आपस में डिस्कस करके वो ट्रेनिंग होती है कि जिसमें हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड आप करवा सकते हैं। एंड द लास्ट वन इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के थ्रू आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपकी ट्रेनिंग कैसी हुई और किस तरह की आप इससे एक्सपेक्टेशन करते हैं। किर्कपैट्रिक की एक फिलॉसफी है जो कि डिजाइन की गई है जिससे आप अपनी ट्रेनिंग के रिजल्ट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज अदर मेजर्स, और भी बहुत सारे टेक्निक्स एंड फार्मूलाज हैं जो कि अवेलेबल हैं जिनके जरिए आप अपनी ट्रेनिंग को इवैल्यूएट कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज बैकग्राउंड। 1956 में बेंजामिन ब्लूम जो कि एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, उन्होंने अपनी एक फेमस फिनोमिना और अपनी थ्योरी जिसका नाम है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके अंदर इन्होंने
6 लेवल्स बताए कॉग्निटिव डोमेन के या कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी के, जो कि पिछले 40 सालों से यूज हो रहे हैं, और जिसके अंदर उन्होंने ऐसी इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन किया जो कि स्टिमुलेट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, डेवलप करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को। यानी कि एक जो थिंकिंग स्किल्स होती है, एक आम लेमैन की जो थिंकिंग स्किल्स हैं, उसको इन्हेंस करना, उसके अंदर और ज़्यादा उसे एक्सपोजर देना। बेसिकली ब्लूम्स ट्राई टू डेवलप द एबिलिटी टू थिंक इन द राइट वे। तो ये इसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है कि एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना, कि जब उनका माइंड सेट अच्छा होगा तो उनका स्किल सेट भी अच्छा होगा, उनका बिलीफ अच्छा होगा तो उनका बिहेवियर भी अच्छा होगा, उनका पोटेंशियल अच्छा होगा तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट डिपिक्टिंग अ फिगर। हाई लेवल थिंकिंग स्किल्स स्टार्ट फ्रॉम नॉलेज बॉटम अप, means knowledge comprehension application analysis synthesis evaluation. The first one is knowledge. knowledge वो चीज़ें जो कि आपको याद हो जाती हैं बिना उनकी पूरी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुए बिना, कि जैसे कि किसी का नाम है, नाम का मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आप नाम का मतलब जाने, लेकिन नाम आपको याद हो जाते हैं, जगहों के नाम याद हो जाते हैं, मुख्तलिफ डेट्स, मुख्तलिफ डेफिनेशंस, यू कैन इजीली मेमोराइज देम। द सेकंड वन इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन जिसके अंदर आप चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें और आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू कैन एक्सप्रेस दैट कंटेंट इन योर ओन वर्ड्स, ये कॉम्प्रिहेंशन कहलाती है। इसके अंदर एक्सप्लेनिंग है, समराइजिंग है, डिस्क्राइबिंग है, पैराफ्रेजिंग है। द नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आप प्रैक्टिकल यूज करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है, जो भी ट्रेनिंग आपने हासिल की है, जो भी आपका स्किल सेट है, उसके बिहाफ पे आप प्रैक्टिकल यूज करते हैं उसका, ताकि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। फॉर एग्जांपल उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए और इन डेप्थ देखने के बाद मॉडिफाई करना, कुछ चेंजिंग लाना, कुछ बेहतरी लाना चीज़ों में। इट डिपेंड्स ऑन अप्लाइंग योर नॉलेज एंड स्किल सेट ऑन द प्रॉब्लम्स टू सॉल्व देम। द नेक्स्ट इज एनालिसिस। आप तोड़ देते हैं एक पूरे आइडिया को, जो भी थ्योरीज फिलोसफी बनी हुई है, आप उनको मुख्तलिफ पार्ट्स में तोड़ देते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा पार्ट किस पार्ट के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकता है, बहुत अच्छी प्रोग्रेशन दे सकता है, जिसके अंदर आप पैटर्न्स भी डिजाइन करते हैं। पैटर्न्स मीन्स कि कौन से पार्ट किस पार्ट के साथ मिलके एक अच्छा रिजल्ट और एक अच्छा आउटकम दे सकते हैं। ऑर्गेनाइज करना, कनेक्ट करना, उसमें से इन्फेरेंस, उसमें से क्या नतीजा आप निकालते हैं, ये एनालिसिस में आता है। नेक्स्ट वन इज सिंथेसिस। सिंथेसिस इज बेसिकली कि आप चीज़ों को तोड़ने के बाद देखते हैं कि कौन से पार्ट्स मिलके बेहतर एक कनेक्शन बना सकते हैं, कि जिनकी आपकी पहले से अंडरस्टैंडिंग है कि ये चीज़ इस चीज़ के साथ ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके बिहाफ पे जो आप कनेक्शंस बनाते हैं चीज़ों का, वो सिंथेसिस में आता है, जिसके अंदर आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, आप प्रेडिक्शंस करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, आपकी एंटिसिपेशन क्या है, डिज़ाइन करते हैं, जनरलाइज के आम सिचुएशन में अपनी फाइंडिंग्स को, अपनी रिसर्च को डालना, जिससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप निकाल सकें। इवैल्यूएशन में आप जज करते हैं किसी भी चीज़ की अहमियत को, कि किसी भी चीज़ की अहमियत कितनी है, वो कितना रैंक कर रही है, उसका ग्रेड क्या है, उसकी रिकमेंडेशन कितनी है, वो कितनी कन्विंसिंग है। इट्स ऑल कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इवैल्यूएशन। The next slide is the domain of learnings. The next slide is about the domains of learning. 3 बेसिक डोमेन्स हैं जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने इन्वेंट किए हैं, जिसमें फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिसकी तमाम स्टेप्स मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, जो कि डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन पे, इंटेलेक्चुअल पे, विजडम पे। मीन्स कि आपके सोचने का नज़रिया क्या है, आपकी सोचने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, आप कितना इनोवेटिव और इन्वेंटिव सोच सकते हैं, आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे आइडियाज लेके आ सकते हैं जो कि एग्जिस्टिंग मार्केट में एक डिसरप्शन पैदा करते हैं और आपकी एग्जिस्टेंस को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। द सेकंड इज साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन बेसिकली डिपेंड करता है द मूवमेंट यू कैन टेक इन अ बिजनेस, कि आप बहुत कॉन्शियसली परफॉर्म करते हो। जब आप फिजिकली चीज़ों को ऑपरेट करते हो, आइडियाज में तो कोई भी कुछ भी सोच सकता है, लेकिन जब आप फिजिकली उनको इम्प्लीमेंट करने जाते हो तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड कॉन्शियस व्हाइल परफॉर्मिंग देम, बिकॉज इट टेक्स द फिजिकल एक्शंस यू कैन टेक। और फिजिकल एक्शन टेंजिबल होते हैं, जो कि नजर आते हैं, जिनको आप छुपा नहीं सकते। आइडियाज को तो आप कह सकते हैं कि मैंने आइडिया सोचा था, फिर मैंने इसी को डिस्कार्ड कर दिया, बट जब आपने एक चीज कर दी तो आप उससे आप बैकअप नहीं हो सकते। द थर्ड वन इज अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन आपके इमोशंस को, आपकी क्या वैल्यूज है, आपका क्या एटीट्यूड है, आपका बिहेवियर क्या है, आपकी बिलीव्स क्या है, इस पे अफेक्टिव डोमेन डिपेंड करता है। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन एज आई डिस्क्राइब यू इन द प्रीवियस स्लाइड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जिसके अंदर नॉलेज से है, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस है, सिंथेसिस, एवैल्यूएशन है। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन ये बेसिकली ताल्लुक रखता है आपकी फिजिकल मूवमेंट से, कोऑर्डिनेशन से, आप कितने ज्यादा स्किलफुल हैं। इसके अंदर शामिल हैं कि आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, कितनी स्पीड है उसके अंदर, कितना प्रिसाइज आप परफॉर्म करते हैं, क्या प्रोसीजर्स और टेक्निक्स आप यूज करते हैं इन एग्जीक्यूटिंग योर प्लान्स और आइडियाज। तो
डिपेंड करता है ऑन द एस्पेक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। इट स्टार्ट फ्रॉम परसेप्शन। परसेप्शन बेसिकली आप इट इन्वॉल्व्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन यू कैन यूज, जिसके अंदर आप प्रोसेस करते हैं चीज़ों को सेंसरी इंफॉर्मेशन के थ्रू। सेंसरी लाइक एहसास करना कि आप चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, सुनते हैं, उनको सूंघते हैं, उनको समझते हैं और फिर आप एक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये परसेप्शन में आता है। द व्यू यू कैन गिव आफ्टर research, analysis, contemplating on the things and then give your own view. The second one is set. Set कि आप कितने ज़्यादा रेडी हैं किसी भी एक सिचुएशन के लिए, किसी भी एक अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टेन सिचुएशन के लिए आप कितने रेडी हैं, आप किस तरीके से उसे फेस कर सकते हैं। मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज हमें देखने को मिलते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में, तो इन रिस्पॉन्सेज को पहले से प्री डिटरमाइन करना, उनको एज्यूम करने के बाद जो बेहतरीन रिस्पॉन्स आप कर सकते हैं एट द सिचुएशन, वो सेट में आता है। द थर्ड वन इज गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स बेसिकली ये है कि जो भी आप सीखते हैं, सीखने के बाद है उनको जब आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर आपको एक एक्सपर्ट दिया जाता है जिसकी गाइडेंस के अंदर आप उन स्किल्स को परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर इमिटेशन और ट्रायल एंड एरर के फॉर्मूले लगते हैं। इमिटेशन मीन्स कि नकल करना, जैसे कि जो भी एक्सपर्ट परफॉर्म कर रहा है आप उसको इमिटेट कर रहे हैं। लाइक इन अ स्विमिंग पूल कि कोई स्विमिंग आपको सिखा रहा है, वो स्विमिंग कर रहे हैं तो आप उसको नकल करके स्विमिंग सीख रहे हैं। एंड ट्रायल एंड एरर जिसके अंदर आप सीखते भी हैं, गलतियां भी करते हैं, तो सीख तो रहे हैं, गलतियां जो करते हैं उनसे और भी सीखते हैं। द नेक्स्ट वन इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म वो स्टेज है जहाँ पे आप ज्यादा स्किलफुल हो जाते हैं, आपको एक्सपर्टीज थोड़ी बहुत हासिल हो जाती है, जिसकी वजह से आपके रिस्पॉन्सेज जो होते हैं इन द ट्रेनिंग के, जो आपको सिखा रहे हैं, उसके बाद जो आप पहली मरतबा में जो उससे रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं वो थोड़ा नर्वसनेस, वो थोड़ा हेजिटेशन और थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर आपके रिस्पॉन्सेज ज्यादा अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, आपकी मूवमेंट और ज्यादा स्किलफुल हो जाती है, आप में और ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखना शुरू हो जाता है। आप जिस चीज को भी ऑपरेट कर रहे हैं, आप एक ड्राइव कर रहे हैं कार, तो पहली मरतबा को वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन जब आप बैलेंस स्टेज पे पहुंच जाते हैं आफ्टर सो मच प्रैक्टिसिंग, तो आप में एक कॉन्फिडेंस, एक प्रोफिशिएंसी दिखना शुरू हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स वर्ड रिस्पॉन्स। इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने लगते, यू विल बिकम अ वेरी स्किलफुल परफॉर्मर, जिसके अंदर आप प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्विक हो जाते हैं, एक्यूरेट हो जाती है आपकी डायरेक्शन, आप बहुत ज्यादा कंसाइज और प्रिसाइज होकर चीजों को करते हैं, और इसके अंदर आपके अंदर कोई भी हेजिटेशन, आपके अंदर नर्वसनेस नहीं रहती। द नेक्स्ट वन इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में आप स्किल्स आपकी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती हैं और आप इस हद तक उन पे महारत, उन पे एक्सपर्टीज, उन पे कमांड इतनी हासिल कर लेते हैं कि अब कोई खुसूसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि इन चीज़ों में आपको कुछ नया लेके आना है। जैसे कि कोई पेंटर हो, वो पेंटिंग करते करते सीख गया, अब उसको इतना स्किल हासिल हो गया कि अब वो लोगों के डिमांड्स को फुलफिल कर रहे हैं, लोग उसके पास आ रहे हैं कि आप हमें ऐसी पेंटिंग बना के दें, हमारा ये कॉन्सेप्ट है, हमारा ये आइडिया है, आपको इस तरीके से इसे क्रिएट करना है, इसे इस तरीके से आपको डिजाइन करना है, तो उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकें, अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज पे आप कुछ डिजाइन कर सकें। द नेक्स्ट स्टेज इज ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन डिपेंड करती है क्रिएटिविटी पे। आप उस एक्सटेंट पे पहुंच जाते हैं लर्निंग की कि जहाँ पे आपके जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो आपको क्रिएटिविटी की तरफ ले जाते हैं कि आप अपना खुद का कुछ बना सकें। नाउ यू बिकम योर ओन ब्रांड, कि जिसमें आप अपनी पहचान पैदा कर सकते हैं, कुछ नई टेक्निक्स इन्वेंट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स जो मार्केट में हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ नई स्ट्रेटजीज डिजाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर लर्निंग और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, एनीथिंग। द नेक्स्ट इज अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का थर्ड डोमेन है जो कि 1973 में इन्वेंट किया गया था। इट मेनली फोकस ऑन द फीलिंग्स, इमोशंस एंड एटीट्यूड अ पर्सन हैव, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि एक आदमी किस तरह डील करता है चीज़ों से, लोगों से, मुख्तलिफ सिचुएशंस में, मुख्तलिफ कंडीशंस में, मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस में, हाउ अ पर्सन कैन डील विद द सिचुएशंस, कितना इमोशनल है, क्या फीलिंग्स हैं उसकी, क्या वैल्यूज हैं, क्या बिलीफ्स हैं, कितना एंथुजियास्टिक है, कितना मोटिवेटेड है, ये तमाम बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। द फर्स्ट वन इज रिसीविंग। रिसीविंग ये होती है कि आपकी फीलिंग्स होती हैं कि आप जो चीज़ों को, जिनको भी लर्न कर रहे हैं, जिस चीज़ की भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप एक पैसिव प्लेयर होके आप उसे उसकी तरफ अटेंशन देते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है कि अगर इन्फॉर्मेशन आपने सही तरीके से रिसीव नहीं की तो आप उसको सही तरीके से याद भी नहीं रख सकते। तो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ, बहुत ज़्यादा विजिलेंट होके कॉन्शियसली आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो आप उसे याद भी रख पाएंगे। रिस्पॉन्डिंग में आपकी पार्टिसिपेशन, इतनी एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कि जिससे आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनसे पता लगता है कि अब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको उन पे कमांड हो रही है, आपके जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन ये बताना शुरू कर देते हैं कि डेट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस ट्रेनिंग। वैल्यूइंग बेसिकली ये है कि आप कितनी अहमियत देते हैं उस ट्रेनिंग को,
उस चीज को जो भी आप सीख रहे हैं को आप कितना वैल्यू कर रहे हैं, और उस ट्रेनिंग के लिए आपने जो भी आपकी वैल्यूज है, आपने अपनी वैल्यूज को कितना ज्यादा उस ट्रेनिंग से जोड़ा हुआ है, आपकी पर्सनल इंटरेस्ट कितना है उसके अंदर, और वो पर्सनल इंटरेस्ट आपको ले जाता है एक कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ कमिटमेंट तक, कि जिसमें आप सीखने के लिए इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं उसके अंदर कि जिसके अंदर आप एक कमिटमेंट कर लेते हैं कि मुझे ये चीज आखिरी दम तक। और वैल्यू जो आपकी बेस करती है वो इंटरनलाइजेशन पे बेस करती है कि आपने अंदर का नजरिया कैसा है चीजों को देखने का, और वो फिर आपके बिहेवियर में नजर आता है। ऑर्गेनाइजेशन में आप चीजों को, सबको, जो भी वैल्यूज इंफॉर्मेशन आपकी हैं, जो भी आपके आइडियाज हैं, उन सबको आप एक साथ करते हैं। एक साथ करने के बाद after combining and compiling all the values, information and ideas you have, you can compare them with the already held और एग्जिस्ट आइडियाज, वैल्यूज एंड बिलीव्स। उन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद आप उसके अंदर से एक नई कंसिस्टेंट फिलॉसफी निकालते हैं, जिसके अंदर वो वैल्यूज आप क्रिएट करते हैं जो कि ज्यादा अहमियत रखती हैं, जो कि ज्यादा मैटर करती हैं, जिनका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, जिसके अंदर आप कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं, एसेस करते हैं, एंड देन यू कैन सिंथेसाइज टू क्रिएट अ यूनिक वैल्यू सिस्टम। द लास्ट वन इज कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में आप जो भी आपकी लर्निंग है, जो भी आपकी वैल्यूज है, ब्रीफ है, जो भी कुछ आपने सीखा है, उसको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना, उसको अपने कैरेक्टर में इतना एम्बेडेड कर लेना कि वो अब आपके पैटर्न बन जाए, दैट यू कैन लिव योर लाइफ ऑन द पैटर्न्स यू हैव रादर देन यू कैन लिव योर लाइफ बाय योर ओन सेल्फ। ये एक ऐसी फिलॉसफी बन जाती है वैल्यूज की कि जिसके अंदर आपका कैरेक्टर उसके हिसाब से ही परफॉर्म करना शुरू हो जाता है। आप हर सिचुएशंस को उन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली देख के परफॉर्म करते हैं, ना कि आप किसी भी सिचुएशन में एक्स टेम्पोर होके उस सिचुएशन में अपने इमोशंस को खो बैठ के, और बल्कि आपके वैल्यूज स्टैंडर्ड आपके सेट हो जाते हैं कि मुझे हर सिचुएशन में किस तरीके से डील करना है। देन यू हैव अ रिजिड एंड अ फर्म बिहेवियर विच कैन नॉट डेविएट इन एनी वर्स और एनी क्रिटिकल सिचुएशन। ये कैरेक्टराइजेशन में आ जाता है। सो दिस इज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।